नमस्ते। चलिए जरा इतिहास के उस पल में चलते हैं जब एक छोटी सी अफवाह ने एक पूरे के पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। आज हम सब मिलकर 1857 के महाविद्रोह की कहानी मोतरेंगे। एक ऐसी क्रांति जिसने न सिर्फ ब्रिटिश राज को झकझोर दिया बल्कि भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतनी बड़ी आग को भड़काया? चलिए सबसे पहले उसी एक लम्हे की पड़ताल करते हैं जब सालों का दबा हुआ तनाव एक खुली बगावत में बदल गया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि क्या सिर्फ घी की एक मांग एक इतने बड़े युद्ध को टाल सकती थी? सवाल बहुत दिलचस्प है। अगर अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों की ये बात मान ली होती कि कारतूसों के लिए घी इस्तेमाल कर लो, तो शायद इतिहास का रुख ही कुछ और होता। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, और बस उसी एक इनकार ने उस गुस्से को भड़का दिया जो सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। तो मंजर था मेरठ का। तारीख 9 मई। 85 सिपाहियों ने नए कारतूस इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें शक था कि इन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए घोर अपमान की बात थी। उन्हें फौरन पकड़ा गया और सबके सामने जलील करके सजा दी गई। बस यही वो अपमान था जिसने सब्र के सारे बांध तोड़ दिए। बगावत अब शुरू हो चुकी थी। अगले ही दिन 10 मई को उनके बाकी साथियों ने हथियार उठा लिए। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, वो सीधे दिल्ली की ओर बढ़ चले और एक बहुत ही साहसी कदम उठाते हुए बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपनी इस बगावत का नेता घोषित कर दिया। समझिए, एक झटके में जो एक सैनिक विद्रोह था, वो अब एक बड़ी राजनीतिक क्रांति बन चुका था। लेकिन देखिए, सिर्फ एक कारतूस से इतने बड़े साम्राज्य नहीं गिरते। वो तो बस एक चिंगारी थी। इस आग का ईंधन तो दशकों से जमा हो रहा था। चलिए अब जरा इस असंतोष की गहरी जड़ों को खोद कर निकालते हैं। आर्थिक मोर्चे पर ब्रिटिश नीतियां भारतीय समाज के हर तबके का सचमुच गला घोट रही थी। किसान टैक्स के बोझ तले दबे जा रहे थे। कारीगरों का काम धंधा ठप पड़ रहा था क्योंकि पूरा बाजार ब्रिटिश सामान से भर दिया गया था। अरे यहाँ तक कि पुराने जमींदार भी अपनी पुश्तैनी जमीनें खो रहे थे। असल में अंग्रेज भारत की अर्थव्यवस्था को एक एक करके, टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर रहे थे। और सेना के अंदर भी गुस्सा उबल रहा था। भारतीय सिपाहियों को नस्लीय भेदभाव झेलना पड़ता था। उन्हें अंग्रेजों से कम तनख्वाह मिलती थी और ऊपर से 1856 का एक नया कानून जो उन्हें समुद्र पार सेवा करने पर मजबूर कर रहा था। ये उनकी धार्मिक मान्यताओं के सख्त खिलाफ था। और इस सब के ऊपर आ गए वो चर्बी वाले कारतूस जो उनकी आस्था पर एक सीधा हमला था। और हाँ, यहाँ एक बहुत अहम मनोवैज्ञानिक पहलू भी था। अब अंग्रेज अजय नहीं लगते थे। अफगानिस्तान और क्रीमिया जैसी जगहों पर उनकी जो शर्मनाक हार हुई थी, उसने उनके कभी न हारने के मिथक को चकनाचूर कर दिया था। इससे विद्रोहियों को वो चीज मिली जो पहले नहीं थी, उम्मीद। एक उम्मीद कि हाँ, इस ब्रिटिश शेर को हराया जा सकता है। ये बगावत किसी एक जगह तक ही सीमित नहीं रही, ये तो पूरे उत्तर भारत में जंगल की आग की तरह फैल गई। चलिए अब इस विद्रोह के मुख्य केंद्रों और उन महान नेताओं पर नजर डालते हैं जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए। दिल्ली से लेकर बिहार तक हर जगह स्थानीय नेता ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के लिए उठ खड़े हुए। दिल्ली में थे जनरल बख्त खान, तो लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब, और हाँ, झांसी में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। हर किसी ने अपने अपने इलाके में इस लड़ाई का नेतृत्व किया और इसे एक बहुत बड़े, एक विशाल और संगठित मोर्चे में बदल दिया। और इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं था। नहीं, ये एक जन आंदोलन था। ये जो संख्या है ना, 1 लाख से ज्यादा, ये सिर्फ अवध के इलाके में मारे गए आम नागरिकों की है। जरा सोचिए, पूरे उपमहाद्वीप में भागीदारी, और फिर अंग्रेजों की क्रूरता का पैमाना क्या रहा होगा। शायद इस पूरे संघर्ष का सबसे असाधारण पहलू था हिंदू और मुसलमानों के बीच की वो जबरदस्त एकता। बहादुर शाह जफर के नाम पर सब एकजुट होकर एक साझे दुश्मन के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। ये एकता ही इस विद्रोह की पहचान बनी और इसी एकता ने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा चौंकाया था। लेकिन विद्रोहियों की शुरुआती कामयाबी का सामना अब ब्रिटिश साम्राज्य के पूरे कहर से होने वाला था। पलटवार बहुत तेज था, संगठित था और बेहद क्रूर था।
चलिए देखते हैं कि साम्राज्य ने कैसे जवाब दिया। अब पासा पलटने लगा था। अंग्रेजों ने एक सोची समझी और भयानक क्रूरता के साथ विद्रोह को कुचलना शुरू किया। सितंबर 1857 में दिल्ली उनके कब्जे में आ गई। अगले 2 सालों में विद्रोह के एक-एक केंद्र को बुझा दिया गया। नेताओं को ढूंढ कर या तो पकड़ा गया या मार दिया गया। 1859 तक भारत पर फिर से एक खामोशी छा गई थी, एक ऐसी खामोशी जो बंदूक के दम पर लाई गई थी। भले ही ये विद्रोह सैन्य रूप से नाकाम रहा हो, लेकिन इसके जो नतीजे हुए वो भूकंप की तरह थे। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। भारत में ब्रिटिश शासन का पूरा चरित्र हमेशा के लिए बदलने वाला था। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव ये था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। वो खत्म हो गया। भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ गया। राज्यों को हड़पने की आक्रामक नीति रोक दी गई। मुगल वंश का हमेशा के लिए अंत हो गया और अंग्रेजों ने भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखल न देने की एक नई नीति अपनाई। यह उनकी शाही रणनीति का एक पूरा रीसेट था। और ऐसा दोबारा कभी ना हो, इसे रोकने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 में एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र जारी किया। इसमें भारतीय राजाओं के अधिकारों का सम्मान करने और सभी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता और समान व्यवहार की गारंटी दी गई। असल में ये भारतीयों का दिल और दिमाग जीतने की एक कोशिश थी, मतलब जबरदस्ती कब्जे की जगह अब सुलह की नीति अपनाना। और ये हमें एक आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर छोड़ जाता है, क्या 1857 एक विद्रोह का अंत था या फिर एक क्रांति की शुरुआत? देखिए, भले ही विद्रोह कुचल दिया गया, लेकिन आज़ादी की जो लौ इसने जलाई वो कभी नहीं बुझी। इसने एक साझा पहचान की भावना को गढ़ा और भारतीय राष्ट्रवाद की उस चिंगारी को हवा दी जिसने आगे चलकर एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। तो कह सकते हैं कि विद्रोह भले ही खत्म हो गया था, पर क्रांति तो अभी शुरू हुई थी।